laws of chemical combinations. Now, all chemical reactions which occur in our surrounding, in life process and several synthetic process, they all obey certain laws, and these laws are collectively called laws of chemical combination. ठीक है, मतलब कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, तभी तो बहुत सारे तरह के मिनरल्स जो है अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाते हैं, है ना। तो उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स में भी बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग लेबोरेटरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस करते रहते हैं या उनसे अलग अलग चीज़ों की सिंथेसिस करते रहते हैं। ठीक है, तो चाहे कहीं भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कुछ न कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कुछ नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, उन्हीं नियमों को जो है हम लोग साथ में मिला करके कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कि जो भी केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल कॉम्बिनेशंस होंगे, उनको गवर्न करने वाले जो लॉज हैं, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में डिफाइन कर दूं पहले। केमिकल रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय, गवर्न्ड बाय का मतलब ओबे, ठीक है ना, ऑल केमिकल रिएक्शंस ओबे, ऐसे भी आप कह सकते हैं, सर्टेन लॉज। These laws are collectively called laws of chemical combination। ठीक है, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉ हम लोग को डिस्कस करना है। The first one is law of conservation of mass। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहला लॉ है। दूसरा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर 3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर 4 लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और नंबर 5 है गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। देखिए, मैं शुरू में इन सारे लॉज को लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा है जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट है या कहा जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो ये जो 5 लॉ है, इनमें से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में है तो वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, यानी एक लॉ वो होगा। ठीक है ना, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, कौन कौन ये लॉ दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटोनी लेवोजियर।
एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन वॉज गिवन बाई जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस वॉज गिवन बाई डाल्टन and he is very famous scientist as he gave Dalton's atomic theory. Law of reciprocal proportion, it was given by Richter, और गैलुसैक्स लॉ तो गैलुसैक ने ही दिया था, नाम में आ ही गया है यहाँ पर। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग से हिस्ट्री पूछा जाता है, हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है किसने कब दिया ये लॉ या फिर किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन जनरली केमिस्ट्री में नहीं पूछे जाते, ये बायो में पूछा जाता है ना। बायो में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका डिस्कवरी किसने किया, ठीक है, थ्योरी क्या था, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन केमिस्ट्री में जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन बस मैं इनके नाम इसीलिए बता रहा हूँ कि ये भी एक हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है ना, कि इतने सारे लोग दुनिया में इतने सारे चीज़ रिसर्च करके दिए हैं जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लोग दुनिया में नहीं हैं लेकिन इनका नाम आज तक जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आज हम इन लोग को जान पा रहे हैं। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बनानी चाहिए कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करें जिससे लोग हमें कई सालों तक याद करें, है ना। तो बस मैं इसलिए आपको लिख दिया इसके सामने, इसको मैंने लिख दिया इसीलिए। ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारे जितने भी लॉज दिए गए हैं इसमें हम लोग को 3 चीज़ पे फोकस करना है। पहली चीज़, ये लॉ क्या कहता है, ठीक है, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है। फिर इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए हम लोग को, यानी कि कोई एक सुइटेबल एग्जाम्पल लेकर के हम उस लॉ को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो ये बताता है कि मास जो होता है वो कंजर्व रहता है, मतलब ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना तो मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है। तो ये बात इसका स्टेटमेंट हो गया। और दूसरी चीज़, हम लोग को ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकें। और तीसरी चीज़ है कि सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग को करने आना चाहिए। सिंपल इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि ये सारे लॉज जो हैं बहुत ही डिटेल्ड है ना। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग उस लॉज को समझ रहे हैं। खास करके जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो ये सारे लॉज जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए। इसीलिए जो हमारा सिलेबस है उसमें क्लियरली ये इंडिकेट किया गया है कि आपको स्टेटमेंट जानना है, एक्सप्लेनेशन जानना है, और तीसरा चीज़ है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द गिवन लॉज। ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे हम फोकस करेंगे, एक स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन, और तीसरा सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। ये ऐसी टॉपिक है ना कि इंटरमीडिएट लेवल से लेकर के हायर क्लासेस तक भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। इसलिए यहाँ पे सिंपल लिखा है कि इंटरनेट पे सर्च किया आपने तो पता चलेगा ऐसा कंटेंट आपको मिल गया जो काफ़ी हार्ड लग रहा है आपको देखने से। आप जाके घबरा जाते हैं कि हमारे बुक में ऐसा क्यों नहीं दिया है, मैं क्यों नहीं ऐसा एग्जाम्पल देखा। क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर क्लास का टॉपिक नहीं है, ये बहुत सारे क्लास में इसके डिस्कशंस किए जाते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई हार्ड एग्जाम्पल आपके सामने इंटरनेट सर्च करते समय आपको मिल जाए, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है, जिसने ये लॉ दिया है उसने उसको एक्सप्रेस करते समय कुछ पार्टिकुलर वे में उसको एक्सप्रेस किया है, तो हमें उसको बदलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। स्टेटमेंट को जनरली ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको अलग तरीके से मॉडिफाई करके बताने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि ये लॉ है, जिसने दिया है, जिस फॉर्म में दिया था वही उसका स्टेटमेंट हो गया। हाँ, एक्सप्लेनेशन करते समय आप अपने वर्ड्स का यूज कर सकते हैं कि कैसे उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि उस स्टेटमेंट में क्या चीज़ बताया जा रहा है। और तीसरा स्टेप होता है जो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जब ये दोनों चीज़ आपको समझ में आएगा तो सिंपल क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहले स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या है? मैटर कैन
neither be created nor destroyed। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब हम लोग न तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, या एक और स्टेटमेंट इसका है, इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस the total mass of product is equal to the total mass of reactant। This is another statement of the same law of conservation of mass। ये थोड़ा इससे सिंप्लीफाइड है। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे सपोज करिए कोई केमिकल रिएक्शन है A+B और इससे एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जितना रिएक्टेंट का टोटल मास होगा, ठीक है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके मास को ऐड कर दिया जाए तो उतने ही प्रोडक्ट का टोटल मास होगा। हो सकता है एक प्रोडक्ट बने, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, लेकिन टोटल मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में सेम होगा। ठीक है, और इसी लॉ के बेसिस पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नेसेसरी स्टेप बिकॉज when we write a chemical reaction, when we represent a chemical reaction, it must obey law of conservation of mass। ठीक है, मतलब जैसे हम एक रिएक्शन आपके सामने लिख रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये जो मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन, ये किस मेथड में मैंने लिखा है? वर्ड इक्वेशन मेथड। इसमें डायरेक्ट वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है केमिकल प्रोसेस को। ठीक है, लेकिन ये कोई केमिस्ट का तरीका नहीं हुआ। केमिस्ट जो है अपने यूनिक लैंग्वेज में लिखेगा, यानी सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि वो वही आदमी समझ सकता है जिसने केमिस्ट्री पढ़ा है। ठीक है ना, तो यूनिक लैंग्वेज में किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते समय हम लोग क्या करते हैं? सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे H2। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 के फॉर्म में। और वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर हमने सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज किया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिखे गए हैं और वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, इनका जो फिजिकल स्टेट है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है? लिक्विड है। ठीक है, अब अगर ऐसे ही सिंपली लिखा जाए तो हम इसके मास को अगर देखें कितना मास है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1H1, मतलब एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। ऑक्सीजन को 8 और 16, मतलब एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, और तो कोई एलिमेंट है नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर मास निकालिए, कितना हुआ? 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 × 1 इसका एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं मास नंबर के फॉर्म में, और 2 एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 2 ग्राम। ऑक्सीजन के लिए देखिए 2 × 16 कितना हो गया? 32 ग्राम। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16 कितना हो गया? ये 2 + 16 इट इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब आप जरा इसको चेक करिए, रिएक्टेंट साइड में 2 + 32 कितना है? 34 ग्राम है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है? सिर्फ 18 ग्राम है। इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करके, वो रिप्रेजेंटेशन सही है, लेकिन ये
बैलेंस न होने की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। बैलेंसिंग क्या होता है? दोनों तरफ, यानी रिएक्टेंट साइड में जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है और प्रोडक्ट साइड में जो कि राइट हैंड साइड होता है, दोनों में किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में सेम होना चाहिए। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो कैसे हो जाएगा? ये H2 + O2 गिव्स H2O। तो आपको सिंपली इस बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 से 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। अब आप चेक करेंगे तो देखिए 2 2 या 4 एटम हो गए यहाँ पे, तो 4 × 1 हो गया, प्लस ये तो उतना ही है 2 × 16 और ये हो गया 2 × H2O का निकाले हैं ना हम 18, तो डायरेक्ट में 2H2 है तो 2 × 18 लिख दे रहा हूँ मैं। अब आप देखिए 4 + 32 और ये कितना है 36, यानी आपका ये बैलेंस्ड रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। इधर भी 36 ग्राम है और इधर भी 36 ग्राम है। ठीक है, तो जब हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा इस लॉ को, जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तो स्टेटमेंट लिखने के बाद तो आप बताएंगे कि दिस लॉ सिंपली स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज ए केमिकल प्रोसेस it must obey law of conservation of mass. It means the total mass of reactant and the total mass of product should be equal, and it is for the same reason that we need to balance a chemical reaction, because if we do not balance a chemical reaction, in that case the given process or given chemical reaction will not obey law of conservation of mass, which is not correct. ठीक है ना? तो इस तरह से ये आप एक्सप्लेनेशन से समझा सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस नहीं किया गया तो देखिए ये फॉलो नहीं कर रहा है, और जैसे ये बैलेंस किया गया केमिकल इक्वेशन को तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो मास है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टॉपिक में एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मैं क्लियर कर दूं उसको। ये मैंने 1 लिखा है ना, आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 1.005 लिखा होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ मैंने 16 लिखा है तो उसमें 16 पॉइंट समथिंग लिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक मास लिखा गया है और यहाँ जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या है? मास नंबर है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आगे के क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को क्लियर होगा ये चीज़ कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मास नंबर में सीधे हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इसी को कहते हैं मास नंबर। जबकि एटॉमिक मास में क्या होता है? मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द प्रोटॉन्स एंड ऑल द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, तो बारीक सा डिफरेंस है दोनों में। दोनों का जब वैल्यू निकालते हैं आप तो बहुत कम डिफरेंस होता है, इसीलिए एटॉमिक मास के जगह पर हम लोग जनरली मास नंबर का यूज करते हैं जब भी कैलकुलेशंस हम लोग को करना होता है। ठीक है, तो आगे के क्लास में ये आगे क्लियर भी कर दूंगा मैं, हालांकि आपको क्लियर भी होगा क्योंकि 10th में 9th में ये सब चीज़ें बताई भी जाती है ना। अच्छा, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लॉ है ये सारे केमिकल रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जब साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर रिएक्शंस पे स्टडी करना शुरू किया, या न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस बदल जाए, मतलब जो एलिमेंट आपको रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, जिसका एटम आपको रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, वही एटम आपको प्रोडक्ट साइड में दिखे ऐसा जरूरी ना हो, यानी वो बदल जाए, एटम ही बदल जाएगा, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसमें 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम, ठीक है, इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाए, न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका बम्बार्डमेंट किया जाए, इससे टकराएगा जब न्यूट्रॉन तो यूरेनियम में न्यूक्लियर फिशन हो जाता है, यानी ये हैवी न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, बड़ा एटम है, ये टूट जाता है और इससे बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,
तो ऐसे रिएक्शन जहां पर कि हमारा रिएक्टेंट में कुछ और न्यूक्लियस है और प्रोडक्ट साइड में न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, बदल गए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस कम होते हैं, दे आर रेयर, ठीक है ना, लेकिन तब भी बहुत सफिशिएंट इनके काउंट हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे सन की जो रेडिएंट एनर्जी हमारे अर्थ के सरफेस पर हमको मिलती है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ए न्यूक्लियर रिएक्शन ऑकरिंग इन द सन। वहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस कंबाइन करके हीलियम न्यूक्लियस में चेंज होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और कह सकते हैं कि वही लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, और कोई भी क्रीचर जो है यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा था कि ये रिएक्शन अगर हम देखें कि न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जितना मास है, रिएक्टेंट साइड में जितना मास है, उतना ही मास हमको प्रोडक्ट साइड में नहीं मिलता है। कुछ मास डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं मास डिफेक्ट। यानी रिएक्टेंट के जितने मास हैं उससे कम प्रोडक्ट का मास होता है, और जो मास में जो कमी आई है उसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, इस रिएक्शन को जरा मैं रिप्रेजेंट करूं तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूरेनियम 92-235 प्लस 0N1 ये न्यूट्रॉन है, बम्बार्डमेंट हुआ। बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 30N1 प्लस एनर्जी। It is a type of nuclear fission reaction। ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। फिशन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस है जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। ये लाइट न्यूक्लियस हो गए। लाइट मतलब हल्का है भाई, यहाँ प्रकाश मत समझ लीजिएगा, लाइट मतलब हल्का है ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, हैवी न्यूक्लियस। तो जब हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियस में टूट जाता है तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, और जब इसके अपोजिट हो, यानी कि दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियाई बना दें, हैवी न्यूक्लियस बना दें, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो इस तरह होगा, ये आपका लाइट न्यूक्लियाई है, ये भी लाइट न्यूक्लियाई है, और ये मिल के बना दिया एक हैवी न्यूक्लियस। ये आप हो गए लाइट और ये क्या हो गया, हैवी। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज हुआ है यहाँ पर। इसी प्रिंसिपल पर एटम बम बनाया जाता है। ठीक है, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम विस्फोट कराया गया था वो एटम बम था। ठीक है, और वो एटम बम इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल पर काम करता है। इस मेथड से यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से भी एक बम बनाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आप सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में इतना एनर्जी रिलीज हुआ कि जापान पूरा तबाह हो गया। ठीक है ना, तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इस रिएक्शन से क्या रिलेशनशिप है, मैं क्यों इस रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिया, ये जो रिएक्शन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो मास कैलकुलेट किया गया और राइट हैंड साइड में जो मास मिला उसको कैलकुलेट किया गया, और जब कंपेयर किया गया तो दिस मास वाज फाउंड लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब द मास ऑफ प्रोडक्ट वाज लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द डिक्रीज इन मास वाज गिवन ए टर्म मास डिफेक्ट। जो मास में कमी हो गई उसी को कहा गया मास डिफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना प्रोडक्ट का मास है, जितना रिएक्टेंट का मास है, उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। पर ये रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास से थोड़ा कम था।
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मास का कुछ अमाउंट एनर्जी में चेंज हो गया, और इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि मास एनर्जी में कैसे चेंज होता है, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc², वेयर m इज द मास डिफेक्ट एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मास का कुछ अमाउंट एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसी वजह से ऐसे रिएक्शंस में मास डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके देखा गया कि इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग मास डिफेक्ट होगा और अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिसका मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर मास डिफेक्ट, यहां मैं लिख रहा हूं, अगर मास डिफेक्ट जो है 0.22 यूनिट है, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यूनिफाइड मास कहा जाता है, U लिखा जाता है। ठीक है ना, तो अगर मास डिफेक्ट इतना है, अगर इतना मास कम हो रहा है 0.22 यूनिट, ठीक है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगी? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये देखिए 1 ग्राम भी नहीं हुआ, 0.22 यूनिट। ठीक है ना, यूनिफाइड मास के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें तो इतने कम मास डिफेक्ट होने पर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और मिलियन में कितने जीरो? 10⁶। तो आप इसको अगर चेंज करें तो 200 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में चेंज करना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये छोटी छोटी चीजें देखिए, मैं इसीलिए क्लियर करते चल रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। वर्क पावर एनर्जी जहां आप पढ़ते हैं वहां जरूर बताया जाता है कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 × 10⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इतना सारा एनर्जी रिलीज होता है सिर्फ इतने मास डिफेक्ट से, 0.22 यूनिट से। ठीक है, अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज 100% एप्लीकेबल इन केस ऑफ जनरल रिएक्शंस। ठीक है, जो भी जनरली रिएक्शंस होते हैं उनके लिए 100% एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, यानी ये इसका क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया, कमी हो गया, है ना। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या कमी है, तो इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मास डिफेक्ट which occurs during nuclear fission reaction। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट होता है उस चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सिंपली यही कहता है कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा, लेकिन ऐसे रिएक्शन में क्या हुआ? प्रोडक्ट का मास थोड़ा सा कम हो गया, और जो मास कम हुआ वो किस फॉर्म में रिलीज हुआ? एनर्जी के फॉर्म में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मास तो घट गया थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि ये लॉ तो गलत नहीं है, देखिए, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस ही यूनिक है ना। और इस प्रोसेस से पहले लोगों को मास और एनर्जी का रिलेशनशिप पता नहीं था, जिसको साइंटिस्ट ने, आइंस्टीन ने जो है इस चीज को ये रिलेशनशिप दे करके एक्सप्लेन किया कि मास और एनर्जी जो है आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। इसीलिए बाद में चल करके इस लॉ को दूसरे फॉर्म में बताया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है ना, यानी इसी में एक टर्म और जोड़ दिया गया, मास एंड एनर्जी। ठीक है ना, तो उसको फिर कैसे रिप्रेजेंट किया गया? ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? द टोटल सम ऑफ mass and energy
remains constant for all physical and chemical process. Means in any physical or chemical process, the sum of mass and energy of reactant side will be equal to the sum of mass and energy of the product side. Now, when we modified law of conservation of mass as law of conservation of mass and energy, then these type of reactions will also be applicable, or we can say these reactions will also follow the law of conservation of mass and energy. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए एक मॉडिफाइड लॉ दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो भी इस लॉ को फॉलो करते हैं, और ये लॉ जो होगा यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया. यानी हर तरह की केमिकल रिएक्शन, चाहे वो जनरल केमिकल रिएक्शंस की बात करें या फिर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो, या किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शंस होगा या कोई फिजिकल प्रोसेस होगा, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को फॉलो करेगा. ठीक है ना. ओके.